नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाकाल मंदिर के बाद भर्तृहरि गुफा में पहुंचकर पूजन अर्चन किया। उन्होंने तपस्या स्थल पर साधना करने के बाद गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। इसके बाद महंत पीर रामनाथ महाराज ने रुद्राक्ष की माला और 51 किलो पीतल का पंचधातु त्रिशूल सीएम को भेंट किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 12 बजे इंदौर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में बैठकर सीधे उज्जैन के लिए रवाना हुए। ये सबसे पहले महाकाल लोक पहुंचे। उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में करीब 35 मिनट तक पूजा की। भर्तृहरि गुफा की गौशाला की गाय के दूध, घी, दही, शहद, शक्कर, फल के रस से महाकाल का अभिषेक किया। रुद्राक्ष की माला, बिल्व पत्र, मखाने की माला, केसर, चंदन, इत्र अर्पित कर पंचामृत पूजन किया। महाकालेश्वर की पूजा अर्चना के दौरान उनके साथ वाल्मीकि धाम के महंत उमेशनाथ महाराज, भर्तृहरि गुफा के महंत पीर रामनाथ महाराज भी मौजूद रहे। गर्भगृह में पूजन अर्चन के बाद योगी आदित्यनाथ महाकाल मंदिर के नंदी हाल में पहुंचे। उन्होंने नंदी भगवान के कानों में अपनी मनोकामना कही। नंदी हाल में पंडित पुजारी ने मंत्रोच्चारण किया। महाकाल मंदिर समिति ने योगी आदित्यनाथ का सम्मान किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का काफिला भर्तृहरि गुफा के लिए रवाना हुआ। यहाँ योगी आदित्यनाथ ने भर्तृहरि की तपस्या स्थल पर पूजन अर्चन किया। इसके बाद वे गौशाला पहुंचे, जहां गायों को गुड़ खिलाया। इस दौरान भर्तृहरि गुफा के महंत पीर रामनाथ ने योगी आदित्यनाथ को रुद्राक्ष की माला पहनाई और उन्हें 51 किलो वजन का त्रिशूल भेंट किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ 2016 में उज्जैन आकर बाबा महाकाल की पूजा की थी और भर्तृहरि गुफा पर रुके थे, लेकिन उस समय वह मुख्यमंत्री नहीं थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद वे पहली बार उज्जैन आए हैं। जेट सुरक्षा होने के कारण उनके आगमन को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां कल ही भर्तृहरि गुफा पहुंच गई थी। उत्तराखंड की धामी सरकार दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन जाने का फैसला किया है। लंदन में मुख्यमंत्री धामी का 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। मुख्यमंत्री के साथ लंदन दौरे पर सचिव मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडे, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीणा और डीजी सूचना बंशीधर तिवारी भी जाएंगे। जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और अबू धाबी में रोड शो होंगे। धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पहाड़ों में रोजगार के साधन बढ़ने से पलायन भी रुकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कई देशों में रोड शो करने का प्रोग्राम बनाया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तराखंड में 2.5 लाख करोड़ का निवेश लाने की योजना है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और अबू धाबी में भी मुख्यमंत्री का रोड शो प्रस्तावित है। दिसंबर 2023 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से मुख्यमंत्री को काफी उम्मीदें हैं। लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग अलग तरीके से प्लानिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ाने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अहम भूमिका निभाएगा। सरकार का ध्यान अगले 25 साल के रोडमैप पर है। विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों से लगातार बातचीत की जा रही है। सपा नेता आजम खान पर एक नई मुसीबत आ गई है। रामपुर से लखनऊ तक उनके कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। लखनऊ, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर में छापेमारी चल रही है। लखनऊ में आजम खान के वकील के घर पर भी छापा पड़ा है। वकील इश्तियाक अहमद सिद्दीकी के घर पर छापेमारी हो रही है। उनसे पूछताछ भी हो रही है। ट्रस्ट इनकम टैक्स के निशाने पर आजम खान का अल जौहर ट्रस्ट भी है। बताया जा रहा है कि आजम खान ने जो हलफनामा कोर्ट में दिया था उसमें कमियां पाई गई थी। सपा नेता ने पूरे परिवार का हलफनामा दिया था। इसमें जो बैंक डिटेल दिए गए थे उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई थी। इसके अलावा कुछ ऐसी भी संपत्तियां थीं जिसका जिक्र हलफनामे में नहीं किया गया था। वहीं अल जौहर ट्रस्ट के डिटेल को लेकर भी कुछ सवाल थे जो आईटी डिपार्टमेंट को नहीं मिल पाए थे। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। जानकारी के मुताबिक आजम खान के मौलाना अली जौहर ट्रस्ट के सभी 11 ट्रस्टी के यहां रेड पड़ी है।
आजम के अलावा एमएलए नसीर खान, गाजियाबाद में एकता कौशिक, अब्दुल्लाह के दोस्त अनवर और सलीम के रामपुर वाले पर छापेमारी हुई है। रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने 2021 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शिकायत की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि 60 करोड़ का डोनेशन देने वाले लोग खुद कभी इनकम टैक्स नहीं भरते। ट्रस्ट के पास जितनी चल अचल संपत्ति बताई गई थी उसमें 3 गुना होने का आरोप है। इस कार्रवाई पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे लोग हताश ये कदम उठा रहे हैं। मोहम्मद आजम खान पर यूपी सरकार के इशारे पर सैकड़ों फर्जी केस दायर किए गए हैं। आजम खान जैसे ईमानदार व्यक्ति के यहाँ इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये दुखद बात है। बता दें कि आजम खान इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनके ऊपर कई सारे आरोप हैं। कुछ महीने पहले हेट स्पीच मामले में रामपुर की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा कोर्ट ने 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। फिलहाल सपा नेता जमानत पर बाहर हैं। बता दें कि साल 2019 में एक भड़काऊ भाषण दिया था। इसको लेकर रामपुर के शहजाद नगर के थाने में केस दर्ज हुआ था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है। इस मंदिर के निर्माण के दौरान जब जमीन की खुदाई की गई तो वहां पर कई प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। खुदाई के दौरान मंदिर के कई और अवशेष मिले हैं जिन्हें मंदिर प्रांगण में ही बहुत संभाल कर रखा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। चंपत राय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो तस्वीर शेयर की है उसमें सनातन से जुड़ी कई निशानियां देखने को मिल रही हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में तस्वीर के बारे में संक्षेप में लिखा कि राम जन्मभूमि की खुदाई में कई प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों में अनेकों मूर्तियां और स्तंभ शामिल किए गए हैं। बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद विवादित जगह पर रामलला का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर को 3 चरणों में बनाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले निचली मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। इस साल दिसंबर तक रामलला के मंदिर के सबसे निचले तल का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके बाद जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे और धूमधाम के साथ रामलला को विराजमान किया जाएगा। इसके बाद 2 और चरणों में रामलला मंदिर का निर्माण पूरा होगा, जिसमें पहली मंजिल का काम 2024 के दिसंबर तक और दूसरी मंजिल का काम 2025 के दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि इस साल के आखिर तक भक्तों को रामलला मंदिर के अंदर ही दर्शन देंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में राजकीय बाल शिशु गृह की अधीक्षा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 1 मिनट 2 सेकंड का ये वीडियो बीते 4 सितंबर का है। वीडियो में अधीक्षिका की क्रूरता देखने को मिल रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाल शिशु गृह की अधीक्षता पूनम पाल तेजी के साथ कमरे में प्रवेश करती हैं और जमीन पर पड़ी चप्पल उठाकर बिस्तर पर सो रही एक लड़की पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर देती हैं। 7 सेकंड में वह 6 बार चप्पल से लड़की को मारती हैं। अधीक्षिका के गुस्से को देख बाकी बच्चे डर जाते हैं। बगल के बिस्तर पर सो रहे एक बच्चे को भी वह थप्पड़ जड़ देती हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद आगरा मंडल की कमिश्नर रितु महेश्वरी ने अधीक्षिका पूनम पाल पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने इस कृत्य पर नाराजगी व्यक्त की। कमिश्नर रितु महेश्वरी के निर्देश पर तत्काल अधीक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। वहीं आगरा डीएम ने भी घटना पर नाराजगी व्यक्त की है, जिसके बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी बाल शिशु गृह जांच करने पहुंचे। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद शिशु गृह में कार्य कर चुकी आयाओं ने डीएम से मुलाकात कर अधीक्षिका पूनम पाल की करतूतों के बारे में बताया। आयाओं ने डीएम से कहा कि पूनम पाल पहले भी बच्चों के साथ क्रूरता दिखा चुकी हैं। जब उनको मना किया जाता था तो नौकरी से निकालने की धमकी देती थी। हालांकि आयाओं के आरोप पर जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा कि जन्माष्टमी पर अधीक्षिका ने उन्हें छुट्टी नहीं दी थी। इन लोगों ने जबरदस्ती छुट्टी मार ली थी। अधीक्षिका ने जब इनसे सवाल जवाब किया तो अनर्गल आरोप लगाने लगी। वहीं जिले के न्यायाधीश और शेल्टर होम समिति के अध्यक्ष ने भी राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान बाल संप्रेक्षण गृह में कई तरह की खामियां मिली। किशोर कक्ष में बीड़ी और गुटखा मिला। जरूरत से अधिक किशोरों के पास पैसे मिले। वहीं बच्चों को दिए जाने वाले खान पान की व्यवस्था पर्याप्त नहीं मिली। निरीक्षण के समय न्यायाधीश विवेक संगल, समिति के अध्यक्ष नसीमा
अपर जिला जज दिव्यानंद द्विवेदी मौजूद रहे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने अब उत्तराखंड के सभी मदरसों का स्वरूप बदलने का मन बना लिया है। अब उत्तराखंड के मदरसे दूसरे स्कूलों की तरह मॉडर्न नजर आएंगे, जिसमें एनसीईआरटी सिलेबस को मदरसों के बच्चे के लिए पढ़ाया जाएगा। पिछले काफी समय से उत्तराखंड के मदरसों को लेकर वक्फ बोर्ड तैयारी में लगा हुआ था। फिलहाल इस परिवर्तन के लिए ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। मार्च 2024 में उत्तराखंड के लोगों को मॉडर्न मदरसा समर्पित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में 117 मदरसों को मॉडर्न बनाया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 4 मदरसों को मॉडर्न किया जाएगा। मदरसों में अच्छे फर्नीचर के साथ साथ कंप्यूटर लैब और दूसरे मॉडर्न स्कूल जैसी तस्वीर देखने को मिलेगी। मॉडर्न मदरसों में संस्कृत को पढ़ाने पर जब मीडिया ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स से बात की तो उन्होंने बताया कि जैसे और स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सभी विषय हैं, उसी तरह संस्कृत भी एक विषय है। न केवल संस्कृत बल्कि दूसरी भाषाएं भी मॉडर्न मदरसों में पढ़ाई जाएंगी। आगे उन्होंने बताया कि उनकी बहन रजिया सुल्तान ने कुरान शरीफ को संस्कृत में लिखा है, जिसके 18 सिपारे लिखे जा चुके हैं और बाकी 12 सिपारे को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही मॉडर्न मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का ड्रेस कोड भी होगा। उनका ये भी कहना था कि कुर्ता पजामा कोई ड्रेस कोड नहीं है, अब वक्फ बोर्ड तय करेगा कि बच्चे क्या पहनकर मदरसे आएंगे। बोर्ड का प्लान पूरी तरह से प्रॉपर ड्रेस करना है, जिसमें अब मदरसे के बच्चे भी सूट बूट में नजर आएंगे। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने गोरखपुर में रेलवे के सीनियर अफसर को 5 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने छापेमारी के दौरान प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर केसी जोशी के नोएडा आवास से 50 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। बता दें कि जेम पोर्टल पर फर्म के रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने के एवज में अफसर ने 7 लाख रुपए की घूस मांगी थी। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में तैनात प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक केसी जोशी को सीबीआई ने मंगलवार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। अफसर के खिलाफ जेम पोर्टल के जरिए रेलवे का टेंडर हासिल करने वाली फर्म के मालिक ने 7 लाख रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत की। एक शिकायत सही मिलने पर सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच की टीम को गोरखपुर भेजा गया, जहां उसे गिरफ्तार करने के बाद कार्यालय और गोरखपुर और नोएडा स्थित आवास पर देर रात तक छानबीन की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 50 स्थित आवास से सीबीआई की टीम ने 50 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। उसे बुधवार को राजधानी लाकर सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार की ओर से मनाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम को जिले में भव्यता और जन सहभागिता के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आगरा में घर घर जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी कलश में एकत्रित किए गए। बता दें कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत कलशों में लाई गई मिट्टी का उपयोग दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बनी अमृत वाटिका को विकसित करने के लिए किया जाएगा। दिल्ली में एक शिफालकम स्थापित की जाएगी, जिस पर देश के उन शहीदों का नाम अंकित होगा जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। साथ ही यह कार्यक्रम देश की आजादी के नायकों को सम्मान में किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मंडल शमशाबाद देहात के कई गांवों में से मिट्टी ली गई। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह और ब्लॉक प्रमुख शमशाबाद प्रतिनिधि भानेंद्र पाल सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।